गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता एंड जैसे कि आज मेरे पास फ्राइडे है तो हम पैथोलॉजी का टॉपिक लेंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू हिस्टोपैथोलॉजी। मतलब इंट्रोडक्शन में जितने भी प्रोसेसेस आपकी हिस्टोपैथ लैब में होती हैं शुरू से लेके एंड तक, कि जब से एक टिश्यू जब स्लाइड में आता है, स्टेनिंग होती है, तो पूरे प्रोसेसेस हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड हम देखेंगे कि किस स्टेप में हम क्या क्या करेंगे। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपने देखा होगा कि हिस्टोपैथ में जब भी कोई टिश्यू आता है हमारे पास, तो इतना बड़ा टिश्यू है, आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब एक स्लाइड के ऊपर वो टिश्यू आ जाता है, पूरी स्टेनिंग हो जाती है, तब आपको पता चलता है कि उस टिश्यू के अंदर क्या डिजीज है ना। तो उस यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा प्रोसेसेस से हमें क्रॉस होना पड़ता है। तो उन सब के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको निमोनिक दे देती हूँ उसको याद करने का। तो सबसे ये है FD, क्लॉक in England makes a second। ठीक है, आप इसे याद कर लेना। इसे F अलग रिप्रेजेंट करेगा, D से कुछ और रिप्रेजेंटेशन होगा, C I E M and S। A तो जो A है वो हेल्पिंग वर्ब है। सो ए को हम इसमें नहीं यूज मतलब ए से हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बस हम इसमें सेकंड एस जो सेकंड है उसका एस लेंगे। तो सबसे पहले एफ है, तो एफ स्टैंड्स फॉर फिक्सेशन। ठीक है, तो जब भी कोई टिश्यू आएगा उसकी फिक्सेशन करना जरूरी है ताकि हम उसको उसके उस स्टेट में प्रिजर्व कर सके और हम उस टिश्यू को एज इट इज स्टडी कर सके जैसे वो हमारी बॉडी में था। ठीक है, तो फिक्सेशन का पर्पस क्या है कि जैसा टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट था, जब वो आउटसाइड द बॉडी है तो तब भी वो उसी स्टेज में प्रिजर्व्ड रहे जैसा वो हमारी बॉडी में था, तभी हम उसकी स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। तो यस, फिक्सेशन पहला स्टेप रहता है। अलग अलग हमारे पास फिक्सेटिव्स आते हैं। वैसे हमारे पास जो ये एक एक स्टेप है ना, इस एक एक स्टेप को लेके एक पूरा पूरा टॉपिक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ दूंगी इन सबका कि किस स्टेज में क्या होता है। तो फिक्सेटिव्स में आपने देखा होगा नॉर्मली हमारे यहाँ पे फॉर्मेलिन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेलिन हमारे पास बेसिकली यूज किया जाता है एज ए फिक्सेटिव, जो मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव है। बाकी अलग अलग फिक्सेटिव्स जो है वो अलग अलग टिश्यूज के लिए अलग अलग फिक्सेटिव्स होते हैं, जो हम आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो यस, फिक्सेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, ताकि हम टिश्यू को प्रिजर्व कर सके उसकी नेचुरल स्टेट में। उसके बाद आता है हमारे पास डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब हमारा टिश्यू फिक्स हो चुका है। आपने देखा होगा जो हमारे पास टिश्यू प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, जो टिश्यू है उसके अंदर हमारे पास क्या है, टिश्यू के अंदर फिक्सेटिव गया होगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन से क्या होगा, जो हमारे पास टिश्यू है उसके अंदर से हम वाटर को रिमूव करेंगे। डिहाइड्रेशन से क्या मतलब है, लॉस ऑफ वाटर। तो अगर ये टिश्यू है तो इससे हम वाटर को रिमूव करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस करेंगे। एक बार डिहाइड्रेशन हो गया तो उसके बाद क्या है, सी क्लियरिंग। फिर हम क्लियरिंग करेंगे। ये जो टिश्यू है जिसके अंदर से वाटर निकल चुका है, ठीक है, इसकी क्लियरिंग करेंगे। एंड जो क्लियरिंग कौन करेगा, जाइलिन। जाइलिन जो है एज ए क्लीनिंग एजेंट एक्ट करता है। ठीक है, तो जाइलिन से हम टिश्यू को क्लियर करेंगे। अब जब टिश्यू की क्लियरिंग हो गई है तो उसके बाद आई से हमारे पास क्या होगा, आएगा इम्प्रेग्नेशन या फिर इनफिल्ट्रेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, अब इसके अंदर जाइलिन है। ठीक है, अब हमारे पास इम्प्रेग्नेशन हमने क्यों करनी है, क्योंकि आगे चल के जब हमारा ब्लॉक टिश्यू जो है वो जब टिश्यू प्रोसेसर में प्रोसेस हो जाएगा तो उसको हम एम्बेडिंग करते हैं पैराफिन वैक्स के साथ। ठीक है, तो जो पैराफिन होता है वो क्या होता है, मिसिबल नहीं होता है टिश्यू में। ठीक है, तो उसको हम मिसिबल करते हैं। जब इससे हम जाइलिन क्लियरिंग एजेंट से जब उसको क्लियर कर लेंगे, फिर हम इम्प्रेग्नेशन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास मोल्टन फॉर्म होता है जो हमारे पास एम्बेडिंग मीडिया का, मोल्टन पैराफिन वैक्स हम यूज करते हैं। ठीक है, ताकि जो टिश्यू में अगर कोई कैविटी प्रेजेंट है, ऐसे कोई कैविटीज है, तो जो मोल्टन पैराफिन होता है वो इन कैविटीज को ऑक्यूपाई कर लेता है ताकि टिश्यू को वो पूरा कवर कर सके। और जो हमारे पास जो आगे जब हम एम्बेडिंग करेंगे तो पूरे से वो उसके अंदर मिसेबल हो। ठीक है, तो उसको मिसेबल करने के लिए इसमें जो एक प्रोसेस आता है वो होता है इम्प्रेग्नेशन। अब इम्प्रेग्नेशन हो गया, उसके बाद ये आपका लास्ट स्टेप रहता है इसमें, क्योंकि आगे चल के अब हम आएंगे ई से, दैट इज एम्बेडिंग। एम्बेडिंग एक बहुत मेन प्रोसेस रहता है हमारे पास। तो एम्बेडिंग करने के लिए, एम्बेडिंग में भी क्या हम पैराफिन वैक्स यूज करते हैं, एम्बेडिंग मीडिया यूज करते हैं। तो एम्बेडिंग मीडिया हमारा टिश्यू में मिसिबल हो, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोल्टन वैक्स से उसको ट्रीट करते हैं ताकि उसकी मिसिबिलिटी बढ़ सके, ताकि वो उसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाए, कोई उसमें इरेगुलरिटीज ना रहे। ठीक है,
तो इसके लिए ये प्रोसेस होता है। एंड ये प्रोसेस आपने देखा होगा जो टिश्यू प्रोसेसर्स हमारे पास होते हैं, काफी बड़ी मशीन होती है, टिश्यू प्रोसेस होता है, अबाउट 24 आवर्स मिनिमम प्रोसेस लगता है इसमें। तो टिश्यू प्रोसेसर जो है वो उस सब में उसके अंदर ये सारे प्रोसेसेस जो है वो खुद अपने आप ऑटोमेटिकली होते हैं। ठीक है, अब आपका इम्प्रेग्नेशन हो गया। अब उसके बाद मेन स्टेप आता है हमारे पास ई फॉर इंग्लैंड, दैट इज एम्बेडिंग। एम्बेडिंग हमारे पास बहुत जो है वो मेन प्रोसेस रहता है एंड एम्बेडिंग का बहुत ज्यादा रोल रहता है हमारे पास इसमें। और इन सब अभी आप ऐसे सोचोगे कि बहुत थोड़ा थोड़ा है, लेकिन नहीं, ये काफी बड़े टॉपिक्स हैं। तो हर एक प्रोसेस को लेकर, हर एक स्टेज को लेकर बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में खुद काफी बड़ा है। तो अब हम बात करेंगे एम्बेडिंग की। ई फॉर इंग्लैंड का जो ई है वो है एम्बेडिंग के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो एम्बेडिंग होती है वो एम्बेडिंग मशीन में करते हैं हम। ठीक है, तो एम्बेडिंग में क्या करते हैं, जो हमारे पास ऐसे हमारे पास टिश्यू होता है, ये मानो इसके अंदर कोई टिश्यू है, हमारे इस कैसेट के अंदर टिश्यू है। ठीक है, तो टिश्यू जो हमारे कैसेट के अंदर होता है, इस टिश्यू को हम क्या करते हैं, एक मोल्ड्स के अंदर डालते हैं। मोल्ड्स के अंदर डालते हैं और इसके ऊपर से हमने मोल्ड के अंदर डाल दिया तो इसके अंदर हम पैराफिन वैक्स डालते हैं। जो आपका जो मशीन होती है, एम्बेडिंग जो स्टेशन होता है, उसमें आपने देखा होगा ऐसे होता है, यहाँ पे एक नॉब जैसा होता है, टैप जैसा, और यहाँ पे आपकी कोल्ड प्लेट, यहाँ पे आपका ये यहाँ पे आपकी कोल्ड प्लेट होती है एंड बाकी ये आपका हॉट पार्ट होता है। यहाँ पे ये मेल्ट रहता है, जब आप इसको यहाँ पे रखते हो तो वो एकदम से सॉलिडिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप इस कैसेट को, जब आप इस मोल्ड को जब आप यहाँ लेके आते हो टिश्यू के साथ, तो इसको जब हम फुट से जब प्रेस करते हैं, जिसका पेडल होता है, जब उस पेडल को दबाते हैं तो यहाँ से जो वैक्स है वो पूरी आपकी इसके अंदर आके गिर जाती है। तो अभी तो ये क्या है, मोल्टन फॉर्म में होगी। ठीक है, मोल्टन फॉर्म में होती है यहाँ पे ये। फिर आप इस जो आपका ये जो कैसेट है, जो आपका मोल्ड है, फिर आप इस मोल्ड के अंदर, टिश्यू हमारा डल गया, टिश्यू बीच में है, ये आपका टिश्यू है, टिश्यू बीच में था, आपने ऊपर से आपका वैक्स गिर गया, ये पूरा इसके अंदर एम्बेड हो गया। ठीक है, अब आप इसको कोल्ड प्लेट पे रखते हो ताकि ये फ्रीज हो जाए। जब ये फ्रीज हो जाता है तो ये हार्ड हो जाता है और टिश्यू आपका इस वैक्स के अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। जैसे कैंडल होती है, तो कैंडल के अंदर आपने देखा होगा हमारे पास जिसमें हम लाइट करते हैं, एक अंदर थ्रेड जैसा होता है। ठीक है, तो उसमें जब हम आग लगाते हैं तो तब वो जलता है। उसी तरह से ये होता है कि जो टिश्यू होता है वो आपके इसके बीच में एम्बेड हो जाता है, फिर वो हार्ड हो जाता है और टिश्यू आपका, फिर हम आगे चल के इसके सेक्शंस काटते हैं। फिर जब आपकी एम्बेडिंग हो गई, एम्बेडिंग आपका मेन प्रोसीजर रहता है। जब आप एम्बेडिंग कर लोगे तभी आप आगे टिश्यू को कट कर पाओगे, तभी उसके रिबन्स बनेंगे आगे चल के। तो ये जब यहाँ पे ये बन जाता है तो आप इसको 24 आवर्स के लिए खुद से इसको ऐसे रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं हम इसको। ठीक है, उसके बाद जब एम्बेडिंग हो गई, एम्बेडिंग का प्रोसेस हो गया, तो आपके पास क्या है, एम। अब एम्बेडिंग होगी, अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे माइक्रोटोमी। ठीक है, अब माइक्रोटोमी से आप क्या समझते हो, आपने देखा होगा माइक्रोटोम, रोटरी माइक्रोटोम ज्यादातर यूज करते हैं। उसमें आप हार्ड टिश्यू हो या सॉफ्ट टिश्यू, आप सारे टाइप के टिश्यूज को कट कर सकते हो। तो रोटरी माइक्रोटोम हमारे पास बेसिकली यूज किया जाता है। इसके भी काफी टाइप्स होते हैं, बेसलेज होता है, रॉकिंग होता है ना। तो ऐसे अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। तो वो जब आपका सिंगल टॉपिक आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगी। तो माइक्रोटोमी में क्या है, माइक्रोटोमी में हमारे पास रिबन्स कटते हैं। ठीक है, आप रिबन्स काटोगे। जैसे आपका ये ब्लॉक था, इसके अंदर पूरा में पैराफिन डला है। ठीक है, पैराफिन के बीच में यहाँ पे एक टिश्यू होगा आपके पास और इसमें पूरा में पैराफिन है, बिल्कुल हार्ड है ये। ठीक है, तो जब आप इसको माइक्रोटोम में डालते हो, जब आप इसको कट करते हो नाइफ से, माइक्रोटोम नाइफ से इसको हम कट करते हैं तो इससे बहुत पतले पतले सेक्शंस निकलते हैं हमारे पास, और इसके बीच में टिश्यू भी होता है, बहुत फाइन सेक्शंस होते हैं। ठीक है, बिल्कुल नैनोमीटर्स में उसका साइज होता है, माइक्रोमीटर्स में उसका साइज होता है। ठीक है, तो नैनोमीटर्स में उसका साइज होगा एंड हम उन पतले पतले सेक्शंस को कट करते हैं। फिर उसके बाद माइक्रोटोमी में ये प्रोसेस रहेगा, हमारे पास कटिंग का रहेगा। फिर उसके बाद जब आप माइक्रोटोमी में उसको कट करते हो तो ये आप हमारे पास सेक्शंस कट जाते हैं, तो हमारे पास 2 कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है जिसके अंदर हमारे पास वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर रहता है। हम जो रिबन कटेगा पहले हम उसको उसके ऊपर डालेंगे ताकि उसके ऊपर जितने भी रिंकल्स हैं और उसको हम बिल्कुल फिक्स कर सके, उस वे में हम उसको करते हैं। उसके बाद हम इसको वाटर बाथ जैसा होता है, हॉट प्लेट में। उसके बाद हमारे पास एक वाटर बाथ रहता है, फ्लोटेशन बाथ होता है। ठीक है, फ्लोटेशन बाथ होता है हमारे पास, तो हम उसको क्या करते हैं, फ्लोटेशन बाथ पर डालते हैं ताकि जो भी टिश्यू में, अब रिबन कटा है तो उसमें बीच बीच में कई बार रिंकल्स होते हैं, तो उन रिंकल्स को रिमूव करने के लिए हम उसको फ्लोटेशन बाथ में डालते हैं। फिर उसके बाद स्लाइड लेते हैं, स्लाइड को उसके अंदर डालते हैं और जैसे ही आप स्लाइड को डिप करोगे इसके अंदर तो जो भी टिश्यू होगा आपको स्लाइड के ऊपर चिपक जाता है। तो ऐसे ही आपकी स्लाइड रहती है एंड इसके ऊपर आपका टिश्यू आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फ्लोटेशन बाथ के अंदर। तो ये आता है हमारे पास बेसिकली माइक्रोटोमी के अंदर। फिर जब हमारी माइक्रोटोमी खत्म हो जाती है तो उसके बाद आता है हमारे पास
माइक्रोटोमी हमारी होगी, फिर हम उसको लास्ट में क्या करेंगे, एस स्टैंड्स फॉर स्टेनिंग, फिर हम लास्ट में उसको स्टेन करेंगे। अब जब उसको माइक्रोटोमी में, जब हमारा वो टिश्यू जो है वो हमारा स्लाइड पे आ गया, ठीक है, तब उसको स्लाइड पे आने के बाद हम पहले उसको क्या करते हैं, हॉट प्लेट पे उसको डी पैराफिनाइज करते हैं, ठीक है, हॉट प्लेट पे पहले डी पैराफिनाइज करते हैं। और इसका भी एक रीजन होता है डी पैराफिनाइज क्यों करते हैं, क्योंकि डी पैराफिनाइज जब आप करते हो, देखो स्लाइड पे जब आपने टिश्यू लिया था तो उसके साथ में हमारे पास एम्बेडिंग मीडिया भी आया था, ठीक है। तो जो हॉट प्लेट होती है उसका टेम्परेचर हमारे पास 72 डिग्री सेल्सियस रहता है, 72 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर होता है। तो जब आप इस स्लाइड को हॉट प्लेट पे रखते हो, ऐसा हॉट प्लेट पे रखोगे, तो जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये जो पैराफिन वाला पार्ट है वो मेल्ट कर जाएगा, पैराफिन हट जाएगा और आपके पास सिर्फ टिश्यू वाला पार्ट बचेगा। फिर आप इस टिश्यू वाले पार्ट को ही क्या करोगे, इस टिश्यू वाले पार्ट को स्टेन करोगे। एंड स्टेनिंग आपको पता है, जब तक हम इसको स्टेन नहीं करेंगे तब तक हमें क्या पता चलेगा कि न्यूक्लियर पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट क्या है, कौन सा टिश्यू क्या है, कैसे उसके अंदर हमारे पास टिश्यू है, कौन सा टाइप का टिश्यू है, एपिथेलियल है, नर्वस है, कौन सा टिश्यू है, तो हमें तब तक पता नहीं चलेगा, तब तक हम उसको स्टेन नहीं करेंगे। एंड बेसिकली जो हम स्टेन करते हैं लैब में वो होती है H&E स्टेन, हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन, ठीक है। और ये हेमेटॉक्सिलिन है एंड ये इयोसिन है। आपको पता है जो हेमेटॉक्सिलिन होता है, वैसे आपको स्टेनिंग भी आगे रहेगी, लेकिन हाँ जो आपका हेमेटॉक्सिलिन होता है वो आपका न्यूक्लियस को स्टेन करता है, और जो इयोसिन होता है वो आपका साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, ठीक है। जो आपका हेमेटॉक्सिलिन है ना वो पॉजिटिव इन नेचर होता है, ठीक है, उसका पॉजिटिव होता है, तो आपको पता है न्यूक्लियस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को स्टेन करेगा। ऑपोजिट इयोसिन में क्या है, इयोसिन आपकी नेगेटिव स्टेन होती है, तो जब आप साइटोप्लाज्म क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों ऐसे ऑल्टरनेटिवली एक दूसरे को स्टेन करते हैं। तो स्टेनिंग का यही पर्पस हमारे पास रहता है। क्या क्या इनके स्टेप्स हैं, क्या क्या है, वो आगे आगे टॉपिक्स में कवर होंगे, बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा प्रोसेस, ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है कई बार कि टिश्यू को जब आप हमारे पास टिश्यू आता है तो हम उसको क्या क्या स्टेप से प्रोसीजर है जो करते हैं। तो पहले फिक्सेशन होगा, फिर डिहाइड्रेशन कर रहे हैं ताकि हम उसमें क्या कर सके, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, फिर क्लियरिंग कर रहे हैं, फिर इम्प्रेग्नेशन हो रहा है, फिर उसकी एम्बेडिंग है, फिर माइक्रोटोमी है, एंड फिर उसकी स्टीनिंग होती है, ठीक है। बाकी इसमें काफी स्टेप्स रहते हैं बीच में जो आपको मैं कवर अप करवा दूंगी आगे टॉपिक्स में। सो यस, यही था आज के टॉपिक में, एंड आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा, क्योंकि जिन बच्चों की हिस्टोपैथ में पोस्टिंग नहीं लगेगी उनको नहीं समझ में आते हैं टॉपिक्स, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ हर टॉपिक का, क्योंकि शुरू में जब मेरी भी पोस्टिंग हिस्टोपैथ में नहीं लगी थी तो मुझे भी चीजें समझ नहीं आती थी कि फिक्सेशन क्या है, क्या क्लियरिंग है। तो अब तो मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रोसेस है, पहले फिक्सेशन होगा, फिर आपका टिश्यू, जो आपका टिश्यू प्रोसेस है उसमें स्टेनिंग भी हो रही है, क्लियरिंग भी होगा, इम्प्रेग्नेशन, ये स्टेप्स जो है वो हमारे टिश्यू प्रोसेसर के अंदर होंगे। एंड जो एम्बेडिंग है वो तो बाहर ही होती है, ठीक है, वो कोई टिश्यू प्रोसेसर का पार्ट नहीं है। एम्बेडिंग तो एम्बेडिंग स्टेशन का पार्ट है, माइक्रोटोमी स्टेशन का पार्ट है, एंड जो आपका ये स्टेनिंग है वो स्टेनिंग तो आप अलग से करोगे, वो आपको टिश्यू प्रोसेसर के अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो ये थे पूरे प्रोसेसेस जो एक हिस्टोपैथ लैब में तब होंगे जब आपके पास कोई भी बायोप्सी का सैंपल आता है, आप कैसे कैसे उसको प्रोसेस करते हो, किस किस स्टेशन से वो क्रॉस होगा, तब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये पूरा प्रोसेस और ये पूरा सीक्वेंस है, एंड आप इसमें मॉर्निंग के थ्रू उसको याद कर सकते हो, काफी ईजी है। ये हमने अपने टाइम पे बनाया था जब हमें याद करने के लिए प्रॉब्लम हुई थी, तो उस टाइम पे हमने ये बनाया था ताकि हमें पूरा सीक्वेंस याद में रहे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, तो इसके मैंने कोई पर्टिकुलर नोट्स नहीं बनाए थे। आप चाहो तो ये प्रोसेस पूरा लिख सकते हो अपने मेमोरी के लिए। आपको वैसे ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि हाँ क्या प्रोसेस रहता है, किस किस में क्या क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया। बाकी डिटेल में हम आने वाले टॉपिक्स में जरूर उसको कवर अप करेंगे, सो उसके बारे में आप घबराओ मत, वो जरूर कवर अप हो जाएगा। सो यस, यही था आज का टॉपिक, एंड कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको जरूर हेल्प आउट करूंगी। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।